मेरा नाम शिवानी है। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि मेरे रंग रूप थोड़ा काला था। सिर्फ काला होना ही मेरा कसूर नहीं था। हम लोग गरीब भी बहुत थे। मेरे पापा की एक छोटी सी सब्जी की रेहड़ी थी। वहाँ सुबह सुबह जाकर सब्जी बेचा करते थे। सब लोग कहते थे कि एक तो तेरा बाप गरीब है, ऊपर से तू काली है, तेरा रिश्ता नहीं होगा। तू भी शादी के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए कोई काम कर, क्योंकि तेरी शादी तो होनी नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर मेरी माँ को भगवान पर बहुत भरोसा था। मेरी माँ कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ बीमार थी और बिस्तर पर रहती थी, इसलिए घर के सारे काम नहीं कर पाती थी। और पापा सब्जी बेचा करते थे। वह भी कहते थे कि शायद तेरी शादी हो ही जाएगी, लेकिन मेरे पास तो सिवाय तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर तेरी शादी कैसे होगी? कौन तुझे ब्याह कर ले जाएगा? मैंने कहा कि पापा, क्या लोग शादी दहेज के लिए करते हैं? तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। और आजकल तो अच्छी से अच्छी और खूबसूरत लड़कियों से भी इतना दहेज मांगा जाता है, तो तेरा क्या होगा? मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता, तुझे ये नहीं कहना चाहता कि तेरी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। शायद हमारी ही किस्मत बुरी है। मैंने भी अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल दिया और मैं माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी। फिर कुछ समय बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी और वह इस दुनिया से चली गई थी। वह बेचारी इतनी बीमार रही, मगर हम उसका इलाज ना करवा सके। और अब मैं भी घर में अकेली रहती थी, तो मैं भी कभी-कभी पापा के साथ काम पर चली जाती थी। इसी तरह एक दिन हम दोनों काम पर जा रहे थे, तो हमने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वह पेड़ के आगे लड़ी पड़ी है। गाड़ी के बोनट में से धुआं निकल रहा था। हम लोग परेशान हुए और फौरन आगे बढ़े। हमने जाकर देखा, उसमें एक आदमी बैठा था। वह लड़का था। उसकी उम्र शायद 26 से 27 साल होगी। उसके सिर पर चोट लगी थी। मेरे पापा ने कहा, तुम इसे किसी तरह अस्पताल लेकर जाओ और मैं इसकी गाड़ी का कुछ करता हूँ, नहीं तो गाड़ी यहाँ से चोरी हो जाएगी। हम दोनों ने ऐसा ही किया। जब मैं उसे अस्पताल ले गई, तो उसे होश आ गया और नर्स ने उसे बताया कि एक लड़की आपको लेकर यहाँ आई है। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गया। मैंने उसे बताया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं और पापा हम दोनों वहां से गुजर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ ले आई। उसने मुझे पैसे देने चाहे, पर मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं उसके साथ ही अस्पताल तक आई थी, लेकिन अब वापस कैसे जाती, क्योंकि आते हुए मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठी थी और अब मुझे डर लग रहा था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वह भी समझ गया कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो उसने कहा, आप फिक्र ना करें, और मुझे मेरे घर तक छोड़ गया और मेरे पापा से भी मिला। उसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन वैसे उसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। उसने कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते, तो मैं वहीं पड़े पड़े इस दुनिया से ही चला जाता। उसने अपना नाम राहुल बताया था। अच्छा आदमी लग रहा था। हमारी हालत देखी तो उसे भी अंदाजा हो गया कि हम बहुत बुरी हालत में हैं। थोड़ी देर मेरे पापा के पास बैठा और फिर चला गया। लेकिन 2 दिन के बाद हमसे फिर से मिलने आया। बहुत से खाने-पीने की चीज़ें लेकर आया था, जिसमें राशन भी था। सोचा जाए तो उसे हमारे घर में राशन लाने की क्या ज़रूरत थी? कोई किसी के घर आता है तो फल-फ्रूट लाता है, या कोई मिठाई या कोई चीज़ लाता है। लेकिन वह राशन इसलिए लाया था क्योंकि उसे पता था कि हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। इसका मतलब कि उसे एहसास था। थोड़ी देर पापा के पास बैठ गया। पापा का सबसे बड़ा मसला यही था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। वह उसे यही बताने लगी और हम तो हैरान हुए जब उसने मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे पापा ने कहा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो उसने कहा, हाँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। घर है, गाड़ी है, पैसा है। बस मुझे एक अच्छी सी पत्नी की जरूरत है, जो मेरे घर को संभालने वाली हो, मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाए, बहुत हिम्मत वाली हो और हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहे। मुझे एक बहुत अच्छी घरेलू पत्नी की जरूरत है। मेरे पापा फौरन मान गए और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने कहा, आपने ये क्या किया? इतना बड़ा आदमी है और हम लोग गरीब हैं। यह तो कोई जोड़ ना हुआ। मेरे पापा ने कहा, बड़ा आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, और तू भी तो दिल की अच्छी है। तेरी भगवान ने सुन ली है। तू अच्छे घर में जाएगी तो तुझे भी खुशी होगी। कभी-कभी हम किसी चीज़ के लिए
बहुत कोशिश करते हैं पर वह हमें नहीं मिलती और कभी-कभी हम कुछ भी नहीं करते और हमें सब कुछ मिल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी शादी राहुल के साथ हो गई थी और मैं उसके घर चली गई। उसके घर में कोई भी नहीं था। इतना बड़ा घर था, बिल्कुल अकेला, बस नौकर ही थे। उसने कहा कि तुम्हें इस घर को अपना घर समझकर इसे सजाना है, लोगों से करवाना है, खुद काम नहीं करना। मुझे इस घर में खुशियाँ देखनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लो और मैं टेंशन ना लूँ। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। घर बहुत अच्छा था। उसने सारा घर मेरे हवाले कर दिया। मुझसे कहा कि एक नंबर है, उस पर फोन करके तुम जो चाहे मंगवा सकती हो। घर की सब्जी से लेकर कोई भी चीज हो, और पैसों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। पैसे मैं खुद दे दिया करूंगा। बस तुम्हें जो चाहिए तुम मंगवा लेना। कुछ खाने का दिल करे तो भी मंगवा लेना। कहीं जाना हो तो ड्राइवर को कह देना, बस इस घर को तुम्हें संभालना है। वह बार-बार कह रहा था कि घर को संभालना, लेकिन घर में संभालने वाला था ही क्या? 2 लोगों का खाना बनता था, पूरे घर की साफ-सफाई, और तो कुछ भी नहीं था। फिर वह इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा था? मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं राहुल के साथ इस घर में आकर बहुत खुश थी। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिनको पता चला कि मेरे बड़े घर में शादी हो गई है, तो उन्होंने मेरे पापा से जिद की कि हम एक दफा शिवानी के घर देखना चाहते हैं, और मेरे बाबा ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, कहा आप उनको लेकर यहाँ आएंगे। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं था, लेकिन हो सकता है यह बात राहुल को बुरी लग जाती। पर मैंने जब उनको यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। जाहिर है तुम इस दुनिया में अकेली तो नहीं आई हो, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार होंगे। अगर वहां आते हैं तो उनको आने दो, थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे। मैंने कहा कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। वह लोग शाम की चाय पर आ गए। ये वही सब लोग थे जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था, जो मेरे पापा को कहते थे कि तुम्हारी बेटी की किसी के साथ भी शादी नहीं होगी। कोई अमीर तो क्या, कोई गरीब भी इस काली कलूटी से शादी नहीं करेगा। इतना बुरा बुरा कहा था मुझे कि मेरे पापा उनकी बात सुनकर एक दफा रोने लगे थे। क्या सिर्फ रंग रूप की अच्छी लड़कियों के नसीब में ही खुशी होती है? मेरी बेटी भी तो मेरी अच्छी बेटी है। भगवान करेगा तो वह भी किसी अच्छे घर में जाएगी। शायद मेरे पति को अंदाजा था कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, इसलिए उसने उनके सामने खाने पीने की इतनी चीजें रखी, इतना सामान रखा कि वह हैरान ही रह गए। उनके लिए चाय अलग से बनवाई गई, फिर खाने पीने का इंतजाम भी था। उसके बाद फिर से उन्हें चाय के साथ नाश्ता दिया गया, और जाते हुए उनको उपहार भी दिए गए, और यह भी बताया कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे मेरे पति ने एक अच्छी सी साड़ी लाकर दी और कहा कि ये तुम्हें पहननी है, और साथ ही साथ सारे के सारे सोने के गहने पहनने हैं। वह लोग तो गहनों को हाथ लगा लगा कर चेक कर रहे थे कि कहीं नकली तो नहीं है, लेकिन सोने की चमक का उनको भी पता था कि यह नकली नहीं थे। मेरे पति ने उनके सामने ये भी कह दिया कि ये घर तो मैंने शिवानी के नाम कर दिया है। इसके लिए कल एक अच्छी सी गाड़ी भी लेनी है। वक्त नहीं मिल रहा। मेरे साथ चलेगी ना? जो गाड़ी इसको पसंद आएगी, ये जिस गाड़ी पर हाथ रखेगी, वह गाड़ी इसके लिए मैं खरीद लूंगा, और फिर इसको एक अलग से ड्राइवर भी रखकर दे दूंगा, ताकि इसे जहां भी जाना हो यह जा सके। वह लोग वहां से ऐसे निकले कि उनकी आंखें 2 किलो की हो चुकी थी, क्योंकि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाद में मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि आपने तो मेरी इज्जत रख ली। इन लोगों ने सारी जिंदगी मुझे बहुत तंग किया है। उसने कहा कि मुझे अंदाजा था, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। मुझे मेरे पति से प्रेम होने लगा था, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया था, इसलिए कि वह छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते थे। लेकिन यह अजीब-सी बात है कि अभी तक हम लोगों ने हमारा रिश्ता शुरू नहीं किया था। हम लोग एक-दूसरे से दूर-दूर थे। मुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म आती थी। मैं अपनी ज़ुबान से ये कभी नहीं कहती कि अगर आप मुझे इतना अच्छा इंसान समझते हैं, तो फिर मुझसे दूर-दूर क्यों रहते हैं? लेकिन उनको खुद भी इस बात की जैसे फ़िक्र ही नहीं थी। रात होती थी, तो वह उठकर कहीं चले जाते थे, और मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि घर में है ही नहीं। मुझे लगा कि शायद बाथरूम गए हैं, तो मैं चुप रही। लेकिन 2-3 दिन बाद अंदाजा हुआ कि बाथरूम नहीं जाते। फिर सोचा
कि किसी और कमरे में चले जाते होंगे, पर फिर यह पता चला कि किसी कमरे में भी नहीं होते। वह तो पूरे घर में ही नहीं रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा होगा। मैं सोचने लगी कि मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब एक इंसान इतना अच्छा है, तो फिर वह झूठ क्यों बोलता है? पापा तो कहते थे कि जो झूठ बोलता है, वह इंसान अच्छा नहीं होता। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि वह तुम्हें खुश तो रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर तुझे कोई बात कह देते? मैंने कहा कि नहीं, अब तक इन्हें मेरे पर गुस्सा आया ही नहीं और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आप क्यों फिक्र करते हो? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पापा ने मेरा एक जगह रिश्ता तय कर दिया था। तब मैं इतनी काली नहीं थी। बाद में अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो गया था। रंजीत के साथ मेरा रिश्ता तय किया गया था। वह उनका रिश्तेदार ही था, लेकिन काफी दूर का था। उसको भी पता चल गया था कि मेरी शादी एक बड़े सेठ से हो गई है। लेकिन जब उसे सारी कहानी सुनने को मिली, तो एक दिन वह मुझे बाजार में नजर आ गया। ऐसा लगता था कि मेरे घर से ही मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं बाहर निकली और शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाने लगी, तो वह मेरे पास आ गया। मैंने उससे नमस्ते किया और पूछा कि कैसे हो। उसने कहा कि सचमुच तेरी शादी बड़े सेठ से हो गई है क्या? मैंने कहा कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा? कहने लगा कि पर तेरे नसीब कैसे खुल गए? तेरा तो मुंह इतना काला है, और तुझको किसने अपनी पत्नी बना लिया है? जब रात होती है, तो वो तुझे देखकर डर नहीं जाता? मैं हैरान थी। रंजीत मुझे इसलिए ढूंढ रहा था ताकि मुझे कुछ सुना सके। मैं तो अभी भी मासूम सी शिवानी थी। मैं कुछ न बोली और वह मेरी बेइज्जती करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हद पार की, मेरे ड्राइवर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह भी हैरान रह गया। मैंने ड्राइवर से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको। तो उसने कहा कि मालकिन, हमें बड़े साहब ने हुक्म दिया है कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो उसका यही हाल करो। रंजीत डर गया और वहां से फौरन चला गया। सारे शहर वालों ने भी देखा कि इस ड्राइवर ने बहुत अच्छा किया है। मैं वहां से शॉपिंग करके वापस आ गई और ड्राइवर ने यह बात राहुल को भी बता दी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो लोगों ने बहुत बुरा किया है। शिवानी, तुमने कभी पलटकर किसी को जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कहा कि मेरे पास था ही क्या जो मैं जवाब देती। न रंग रूप, न पढ़ाई, न कोई हुनर, न पैसा, न खानदान, न घर। और जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास बोलने का हक भी नहीं होता। उसने कहा कि नहीं, अब तुम्हें बहादुर बनना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बहादुर बन जाओ। अगर तुम बहादुर नहीं बनोगी तो फिर ये घर। कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। मैं हैरान हूँ कि मेरे बहादुर बनने या न बनने से इस घर पर क्या असर पड़ेगा। उसने ये क्यों कहा कि अगर तुम बहादुर नहीं बनोगी तो ये घर? क्या कहना चाहता था वह? ये कि ये घर बर्बाद हो जाएगा। इस घर को कैसे संभालोगी? और घर को संभालने में बहादुरी की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो गार्ड भी था, ड्राइवर भी था। घर को संभालने के लिए एक और आदमी भी रखा गया था, जो सारे घर का काम करता था। मेरे पति मुझसे कोई बात छुपा रहे थे, लेकिन वह क्या बात थी, यह मैं जान नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि यह मामूली सी बात होगी। मेरे दिमाग में यह भी ख्याल आया था कि अब तक राहुल की जिंदगी में कोई लड़की क्यों नहीं आई। हो सकता है वह किसी से प्रेम करता हो, उसका एक अतीत हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि एक मर्द जिस लड़की से शादी करता है, उसे अपनी पत्नी बनाता है, अपनी पत्नी का दर्जा देता है, वह उसके लिए सबसे ज्यादा खास होती है। इसीलिए जब भी किसी मर्द की जिंदगी में जाओ, तो उसकी पत्नी बनना, उसकी दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं। क्योंकि वह जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होगा, तो तुम्हारा फौरन सुन लेगा और कहेगा कि ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन जब वह तुम्हारे पास बैठा होगा और उसकी गर्लफ्रेंड का फोन करेगी, तो वह फोन उठाकर यही कहेगा कि अब मुझे फोन नहीं करना। और इस छोटी सी हरकत से ही पता चलता है कि कौन कितना खास है। उस वक्त मैंने अपनी माँ से कहा था कि लेकिन फिर ऐसे मर्द के साथ रहने का तो दिल ही ना करे, जो शादी तो आपसे करे, लेकिन रिश्ता किसी और से रखे। मेरी माँ ने कहा था कि मैं नहीं कहती कि तेरे पति का किसी और के साथ रिश्ता होगा, लेकिन आजकल कोई भी ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई ना हो। क्योंकि इंसान है, किसी न किसी को पसंद कर बैठता है, पर उससे शादी नहीं हो पाती है। पर मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई बात हुई थी।
तो वह उससे ज़्यादा सोचते होंगे। यह इसलिए परेशान होंगे कि इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वह मेरे पास तो नहीं आ रहे थे। आपका पति अगर ऐसे आपसे दूर रह रहा हो, तो फिर आपके दिमाग में क्या ख़्याल आएगा? मुझे लगा था कि शायद वह मुझे पसंद नहीं करते। एहसान मानकर उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरे काले रंग रूप की वजह से वह मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते थे। एक तो मैं वैसे ही गरीब थी, ऊपर से काली कलूटी थी। शायद इसीलिए वह मेरे पास नहीं आना चाहते थे। मैं ये सोच-सोच कर बहुत परेशान होने लगी थी कि फिर इस तरह तो मेरी ज़िंदगी वैसे ही गुज़रेगी जैसे किसी और के साथ गुज़रती। बस इतना ही फ़ायदा था कि वह मुँह से ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में एक दिन मेरा पाँव फिसल गया और मेरे बाजू पर चोट लग गई। उन्होंने फ़ौरन मेरा बाजू पकड़ा और उस पर पट्टी करने लगे। अपने हाथ से मेरा ज़ख्म साफ़ किया और उस पर दवाई लगाई। मैंने कहा कि आप मेरे बाजू पर हाथ लगा रहे थे। आपको अजीब नहीं लग रहा था? तो उन्होंने कहा कि अजीब क्यों लगेगा? और फिर तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैंने कहा कि फिर आप मुझसे दूर-दूर क्यों रहते हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ दिन बाद उनसे फिर पूछा। उन्होंने अजीब-सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि देखो शिवानी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और सच फिलहाल मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर एक दिन सब कुछ बता दूँगा। तुम तब तक इस घर को अपना घर समझो, इस घर में रहो, इस घर को सँभाल लो और अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर बना लो। इतना बहादुर कि तुम किसी का भी सामना कर सको। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। जब मैंने तुम्हें देखा था, तो तुम मुझे बहादुर लड़की लगी थी, जो एक अनजाने घायल आदमी को अकेले उठाकर अस्पताल ले आई थी और सबसे सही तरीके से बात भी कर रही थी। तुम्हारी आँखों में मैंने ज़रा-सा भी डर नहीं देखा था। तुम मुझे अच्छे इंसान भी लगी थी और एक बहादुर औरत भी। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मुझे तुम जैसी औरत की ज़रूरत थी। क्या मतलब था कि ज़रूरत थी? मुझे अपने पति की बातें समझ नहीं आती थी और उनकी हरकतें भी नहीं समझ आती थी। रोज़ रात को उठकर कहीं चला जाता था। इस बात का आखिर क्या मतलब था? वह कहाँ जाता था? एक दिन मैंने उसका पीछा करने का सोचा। पहले मैं नाटक करती रही कि मैं सो गई हूँ। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैं सो गई हूँ, वह बिस्तर से उठकर कहीं जाने लगा। और उसके बाद मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। घर इतना बड़ा था कि उसे पता नहीं चलता कि मैं उसके पीछे-पीछे थी। मैंने एक दीवार के पीछे छुपकर देखा, तो मुझे पता चला कि वह तो एक स्टोर रूम में जा रहा था। लेकिन स्टोर रूम में इस वक़्त उसका क्या काम था? मुझे नौकरों ने बताया था कि स्टोर रूम तो बंद ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर सारा कबाड़ पड़ा है। लेकिन स्टोर रूम था, बहुत बड़ा, और थोड़ी देर के बाद यह देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि वह तो अंदर चला गया था, लेकिन नौकर एक डॉक्टर को भी वहाँ लेकर जा रहा था। स्टोर रूम में डॉक्टर का क्या काम था? क्योंकि डॉक्टर तो किसी मरीज़ के लिए आता है। यहाँ पर मरीज़ कौन था? अब तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर भी अंदर ही था और मेरा पति भी, और दोनों ही बाहर नहीं निकल रहे थे। अंदर से उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह बहुत धीरे-धीरे बोल रहे थे। उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक नौकर डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया और मेरा पति तो जैसे अंदर सो ही गया। अब मैं वहाँ खड़ी तो नहीं रह सकती थी, इसलिए वापस कमरे में आ गई। मेरी भी आँख लग गई और सुबह 5 बजे के करीब मैंने देखा कि मेरा पति बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी-अभी आया था। मुझे ये तो पता चल गया था कि वह कहाँ जाता है और अंदर जो भी है उसका ताल्लुक डॉक्टर से भी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति से यह बात पूछूँ कैसे? एक नौकर से पूछ लिया कि मुझे ज़रा स्टोर रूम की चाबी दे दो, मुझे वहाँ कुछ फालतू सामान रखना है। उसने कहा कि आप हमें बता दो, हम वहाँ सामान रख देंगे। आपको क्या ज़रूरत है यह काम करने की? मैंने कहा कि नहीं, मैं बोर हो रही हूँ। मैं यह काम खुद कर लूँगी। तुम बस मुझे चाबी दे दो। लेकिन वह तो बहाने बनाने लगा। इसलिए उसने इतने बहाने किए कि राहुल वहाँ पर आ गया और उसने यह सब कुछ राहुल को भी बता दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से मामला सँभाला और कहा कि बस मुझे कुछ सामान रखना था। राहुल ने कहा कि तुम सामान इसको दे दो, यह रख देगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें नौकरों से काम करवाना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। तुम सिर्फ रसोई का काम सँभालोगी, उसमें भी शांति तुम्हारी मदद करेगी। इसका मतलब कि इस घर के नौकर भी उसके साथ मिले हुए थे। मुझे नौकरों से यह बात कभी भी पता नहीं चल सकती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
मेरे दिमाग में कोई ऐसी जासूसी नहीं थी। मैं बस पता लगाना चाहती थी कि मेरा पति मुझसे क्या बात छुपा रहा है। वह मेरा पति था, इतना तो मेरा हक था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मेरा पति रोज उठकर कहीं चला जाता, यानी कि स्टोर रूम में ही चला जाता था। मैं उससे पूछ भी नहीं पाती थी। घर में बार-बार डॉक्टर भी आता था, लेकिन मेरा पति बीमार नहीं था। वह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बीमार बंदे का पता चल जाता है। पर एक दिन तो मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि वह मार्केट गया और उसने वहां से बहुत सारी शॉपिंग की, लेकिन वह सारी शॉपिंग छुपा दी थी। ड्राइवर के मुंह से निकल गया कि साहब को लेकर मार्केट गया था। अब मार्केट में तो हर कोई शॉपिंग करने के लिए ही जाता है, और फिर वह सामान उसने क्यों छुपा दिया? ऐसा क्या खरीदा था उसने जिसे वह छुपा रहा था और मुझे भी दिखाना नहीं चाहता था? मैंने अपने पापा को तो ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बात है, जैसे कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे शादी की है और अब वह बात मुझसे छुपा रहे हैं। क्योंकि वह मुझसे शादी क्यों करते? उनको तो कोई भी अमीर लड़की मिल सकती थी, सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती थी। इतने अमीर बंदे से शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। लड़कियां तो ऐसे लोगों से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हो, और वह तो शक्ल में भी अच्छा दिखता था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे ही अपनी पत्नी को क्यों बनाया था? अब मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा सवाल हो गए थे कि जवाब जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उनके पीछे-पीछे स्टोर रूम में चली जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत अक्लमंदी से एक प्लान बनाने की ज़रूरत थी। एक दिन वह रात को उठा और स्टोर रूम में चले गए। मैं भी उनके पीछे-पीछे थी और अब बाहर खड़ी थी। मैं अंदर जाना चाहती थी। मुझे एक झटके से अंदर जाना था, क्योंकि इसके अलावा और मेरे पास कोई तरीका नहीं था, और मुझे देखना था कि अंदर क्या हो रहा है। पर मुझे डर भी लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि तुम मेरे पीछे-पीछे क्यों आई हो? मेरी जासूसी कर रही हो? अगर कोई ऐसी बात थी जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, तो इसका मतलब कि तुम्हें उन सवालों से दूर रहना चाहिए था। फिर तुम क्यों मेरे पीछे-पीछे आई हो? मैं उन्हें किसी भी सूरत में नाराज़ तो नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेरे साथ बुरा नहीं किया था, पर अब मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी और मैं रोक नहीं सकती थी। अंदर से आवाज़ आ रही थी और यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अंदर से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब कि यहाँ पर एक औरत थी। यहाँ पर औरत का क्या काम था? कौन थी ये औरत? उसका राहुल के साथ क्या रिश्ता था कि वह राहुल ने उसको यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था? कहीं उसने उस औरत को यहाँ पर कैद तो नहीं कर रखा था? कहीं ऐसी बात तो नहीं थी कि उसने किसी के साथ बुरा किया था? और जैसा वह नज़र आता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मैंने अपने आप को मजबूत किया। मैं उस वक़्त यहाँ सब कुछ भूल गई थी कि मेरे पति ने मेरे साथ कितना अच्छा किया था। बस मेरे सर पर उत्सुकता सवार हो गई थी। मैं जैसे ही अंदर गई, सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पहले तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे नज़र आया तो वहाँ का सामान कौन कहता था कि यह स्टोर रूम है। यहाँ पर तो 2-2 एसी लगे हुए थे, डबल डोर वाला फ्रिज पड़ा हुआ था, बेड था, सोफ़ा था, पैरों में कालीन थी, दीवारों पर खूबसूरत रंग थे। पता नहीं क्या-क्या नहीं था, और सामने बैठा था मेरा पति, और एक बिस्तर पर एक औरत बैठी थी, जिसका पेट ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, लेकिन वह आज भी बहुत सुंदर थी, पर ऐसा लगता था कि शायद अभी बीमार है। मैं जैसे ही अंदर आई, तो राहुल काफ़ी परेशान नज़र आने लगे। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे तो सबने बताया था कि यह स्टोर रूम है, लेकिन यह स्टोर रूम तो नहीं लग रहा। उसने कहा कि इधर आ जाओ, शिवानी, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। मैं जब से अंदर आई थी, वह औरत भी परेशान लग रही थी, और मुझे देखकर शायद उसे गुस्सा भी आ रहा था। अंदर एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, जो अब अपना काम खत्म कर चुकी थी। उसने कहा कि चलो, इनका अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। इसके बाद क्या होना है, वह तो आपको पता ही है। डॉक्टर वहाँ से चली गई और राहुल ने मुझसे कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों आई? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई बात है। आप मुझसे दूर-दूर रहते हैं, और वह भी परेशान लग रहा था।
उसने कहा, ठीक है, बस अब ऐसी और बात मत करना। और यह जो औरत यहाँ बैठी है, जानती हो यह कौन है? मैंने कहा, कौन है? उसने कहा, यह मेरी पत्नी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसकी पत्नी तो मैं थी। उसने कहा, हाँ, तुम्हारी और मेरी शादी हुई रीति रिवाजों के हिसाब से, लेकिन अभी तक मैंने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, और मैं उस शादी को तब रजिस्टर्ड करवाऊंगा जब सही वक्त आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, आपकी पत्नी बीमार है क्या? तो वह औरत खुद बोल पड़ी। उसने कहा, मैंने तो राहुल को कहा था कि तुम्हें यह सब कुछ बता दे, पर वह कह रहा था कि वह मासूम लड़की है। पहले ही उसे लोगों ने बहुत तंग किया है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई दुख मिले, इसलिए तुमसे यह सब कुछ छुपा रहा था। उस औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और मैं उसके पास बैठ गई। राहुल वहां से चला गया। वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि आप उनकी पत्नी हैं, तो मैं कभी उनकी जिंदगी में नहीं आती। उसने कहा, मैंने ही तो उससे कहा था कि किसी से शादी कर लो, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे ऐसी बीमारी थी कि जिसमें मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं था, पर मेरा इलाज चल रहा था। अगर मेरा इलाज चलता रहता, तो शायद मैं कुछ वक़्त जी लेती। पर फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वह भी एक साथ 3-3 बच्चों की, जिसमें से 2 बेटे हैं। मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को, पर मैं अभी यह भी बताना चाहती हूँ, ये खबर सुनकर मुझे वाक़ई खुशी हुई थी। उस औरत ने कहा, इस तरह की प्रेगनेंसी तो एक आम औरत के लिए भी बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो पहले ही बीमार थी, इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया कि या तो आप अपनी जान बचाइए और इन बच्चों को भूल जाओ, या फिर यह बच्चे दुनिया में आएँगे। लेकिन मैं दुनिया में नहीं रहूँगी। तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं तो माँ थी ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। और मेरी राहुल के साथ शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। और देखो संतान आई भी तो किस वक़्त, जब मैं खुद इतनी ज़्यादा बीमार थी। बस ये भगवान हमारे साथ इसी तरह करता है कि हमें दुविधा में डाल देता था। अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी कमज़ोर हैं, लेकिन इस दुनिया में आ जाएँगे। इसलिए मैंने राहुल से कहा कि वह किसी से शादी कर ले, जो मेरे जाने के बाद उसका भी ख़्याल रखे और मेरे बच्चों का भी। अब मुझे समझ आ रहा था राहुल बार-बार मुझे यह क्यों कहता था कि मुझे एक बहादुर औरत चाहिए। वह औरत रोने लगी और उसने कहा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का और मेरे पति का ख्याल रखना। मैं अपने बच्चों की शक्ल देखकर जाना चाहती हूँ, पर शायद मुझे यह मौका भी ना मिले, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो गया है। तुम समझ रही हो ना? देखो बच्चों से हमेशा प्यार करना। सौतेली माँ हो, लेकिन कोशिश करना कि उनको माँ का प्यार दो। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। पर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। मैंने राहुल से कहा, आपको इन्हें यहाँ स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए था। आप मुझे बता देते तो भगवान कसम मैं कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद उनको कमरे में ले आए और मैं भी उनका दिन-रात ख़्याल रखती थी। बच्चे दुनिया में आ गए, उन्होंने अपने बच्चों को देखा, गोद में उठाया और बच्चों के साथ पूरे 2 महीने रही। पर फिर वह इस दुनिया से चली गई। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख है। आज वह बच्चे मेरे पास हैं, मैं ही उनकी माँ हूँ, उनको सँभालती हूँ। राहुल ने मुझे 2 नौकरानी भी रख कर दी है, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो और मुझे इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब तक बच्चे सुकून से नहीं सोते, खा-पी नहीं लेते, मैं आराम नहीं करती, क्योंकि मुझे आराम आता ही नहीं है। उन्होंने जाते-जाते मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा उनके बच्चों का और राहुल का ख़्याल रखूँगी। अब मैं और राहुल पति-पत्नी की तरह रहते हैं। वह कोशिश करते हैं कि अपनी पहली पत्नी को याद ना करें, लेकिन अगर कोई बात कर लेते तो मुझे बुरा नहीं लगता। वह कहते हैं कि तुम्हारे दिल में यह बात तो नहीं आएगी कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैं तुम पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डालना चाहता था। मैंने कहा कि अरे! मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यह ज़िम्मेदारी मिली। 3-3 बच्चों की माँ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ और इन बच्चों के साथ भी। पर दिल से ख्वाहिश थी कि अगर वह औरत कुछ देर और ज़िंदा रह जाती तो कितना अच्छा होता। पर जाते हुए वह बिल्कुल खुश थी। उसे कोई दुःख नहीं था। वह कहती थी कि मुझ जैसी मौत तो नसीब वालों को मिलती है, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। उनकी बहुत याद आती है। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, आँखों में आँसू आ जाते हैं। जब बच्चों को देखती हूँ,
तो बच्चों से और भी ज़्यादा प्यार आ जाता है कि बेचारे अपनी माँ को ठीक से पहचान भी ना पाए और उनकी माँ दुनिया में नहीं रही। इसीलिए मैंने ठान लिया कि इनको और भी ज़्यादा प्यार दूँगी, इनका और भी ज़्यादा ख़्याल रखूँगी। मेरे पापा को भी मैंने सब कुछ बता दिया। वह भी कहते हैं कि भगवान तुझे हिम्मत दे और भगवान मुझे हिम्मत देता है। मैं यह सब कुछ कर रही हूँ। आप लोग बताएँ, अगर आप में से कोई मेरी जगह होता, तो क्या वह इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता? राहुल बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।